हम लोग कल 3-4 फॉर्मूला क्या पढ़े थे, ये तो कंप्लीट हो ही गया है। क्या था? E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, E इज इक्वल टू जो है 9kg डिवाइडेड बाई 3k प्लस g, और म्यू इज इक्वल टू जो है 3k माइनस 2g डिवाइडेड बाई 6k प्लस g। कभी कभी g को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं, g या c, यही ना। और दूसरा कि पॉइजन रेशियो को जो है 1/m के फॉर्मेट में कल कुछ क्वेश्चन भी देखे थे हम लोग, ठीक है। हम लोग पॉइजन रेशियो लिखे थे कि 0.1 से मतलब क्या होना चाहिए, 0.5 से लेस होना चाहिए। कहाँ से वो प्रूफ अगर मिलेगा हम लोगों को, तो देखो इन तीनों को अगर हम लोग मिटा दें तो ये क्या है, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, किसी भी मटेरियल का ई क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये भी टर्म क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये टर्म ग्रेटर देन 0 है तो 1 माइनस 2 म्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो 1 ग्रेटर देन 2 म्यू होगा, यानी कि 2 म्यू इज लेस देन 1, तो म्यू इज इक्वल टू लेस देन 1/2, यानी कि म्यू हमेशा लेस देन क्या होगा, 0.5। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज को याद रखना है, ठीक है। यहाँ से इस चीज को हम लोग ऐसे प्रूफ देखते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर तक तो कल हो चुका था। इसके बाद हम लोग का है कि कुछ मटेरियल है और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। डायरेक्ट पूछता है कि होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक अगर मटेरियल है तो उसका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट क्या है। 3 मटेरियल के लिए याद रखना है, तो आप लोग लिखिएगा कि मटेरियल एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है। अगर मटेरियल होमोजीनियस हो, क्या हो, होमोजीनियस या फिर आइसोट्रोपिक हो, क्या होना चाहिए, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक, ठीक है, आइसोट्रोपिक, तो इसका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट क्या होगा, 2 होगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर द मटेरियल ऑफ होमोजीनियस और क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक, ठीक है। तो ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। उसके बाद अगर ऑर्थोट्रोपिक, जैसे वुड होता है, क्या ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल होता है, क्या होता है, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल अगर है, ठीक है, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, इसके कैटेगरी में जनरली क्या आते हैं, वुड, और इसका इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितना होता है, 9। ये याद रखना है आपको टेबल, ठीक है। और उसके बाद अगर एनिसोट्रोपिक मटेरियल हुआ, क्या एनिसोट्रोपिक मटेरियल हुआ, तो इसका कितना होता है, 21। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। होमोजीनियस या आइसोट्रोपिक सेम चीज है, तो IOA, ठीक है, IOA, अगर IOA आप रखते हैं तो वो जो है क्या होगा कि आपको यहां पर याद रखिए 2, 9, 21, है ना। इतना लंबा चौड़ा करने नहीं जाएंगे, ये तो हमको लिखाना था। हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे, IOA 2, 9, 21, ये टेबल छोटा सा बना लीजिए बगल में, ठीक है। ध्यान रहेगा ना, आइसोट्रोपिक के लिए 2, ऑर्थोट्रोपिक के लिए 9 और एनिसोट्रोपिक के लिए 21। और ये हमको ध्यान में रखना है, क्या है ये, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। अब देखिए हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे, इलास्टिक, क्या कहते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, STRAIN, स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। ये याद रखना है, स्ट्रेन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि लंबाई में चेंज हो रहा है, नहीं, लंबाई में चेंज हो रहा था वहां पर स्ट्रेन, तो लंबाई जैसे जैसे चेंज होगा तो इसमें स्ट्रेस बढ़ेगा,
यानी कि उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है ना, एनर्जी स्टोर्ड होगा। वो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, वो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं ये एक हमारा मतलब जो है कोई रड है जिसमें फोर्स क्या लगा हुआ है हमको P, जिसके वजह से इसकी लंबाई में कुछ मतलब जो है क्या हो रहा है, चेंजेज आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, चेंजेज आ रहे हैं। ये चेंज मान लेते हैं कितना आ रहा है हमको, डेल्टा, यानी कि ये फोर्स P तो लगी रहा है ना, लेंथ क्या था L। तो अब हमारा स्ट्रेन एनर्जी जो होगा, स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग U से रिप्रेजेंट करेंगे और ये एनर्जी 1/2 इंटू पी इंटू डेल्टा के बराबर होगा। P इंटू डेल्टा के, डेल्टा ही को हम लोग पहले क्या लिख रहे थे, डेल एल, नहीं क्या लिख रहे थे, डेल एल के बराबर। तो स्टोर ये जो है क्या हो रहा है, फोर्स लगने की वजह से मतलब जो है हमारा आगे एनर्जी स्टोर हो रहा है, इसका लेंथ चेंज हो रहा है। तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू, अगर फोर्स लगता है तो इसको क्या होता है, पी एल डिवाइडेड बाई ए। तो इससे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इससे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये रिप्लेस कीजिए आप, U इज इक्वल टू 1/2 P इंटू पी एल डिवाइडेड बाई ए, नहीं पी एल, उसके बाद इसको पी स्क्वायर हो जाएगा 1/2 पी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई ए। स्ट्रेन एनर्जी यही हुआ ना। यहाँ स्टोर्ड एनर्जी का ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। ये लीनियर फोर्स के वजह से जो चेंज हो रहा था उसके वजह से इसके अंदर क्या हो रहा है कि फोर्स जो है ये एनर्जी स्टोर्ड होता है। तो लिखना इसका थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लेना, नीचे लिख लो नोट करके। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल to absorb the energy, to absorb the energy when it is strained, 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 when it is strained। यानी कि मटेरियल का ऐसा एबिलिटी अवस्था है जो मतलब जब स्ट्रेन होता है, मतलब क्या हो रहा है उसमें खिंचाव पड़ता है, तो उस केस में उसमें एनर्जी जो स्टोर होता है वो एनर्जी क्या एनर्जी कहलाती है, स्ट्रेन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो हम लोग अभी ये लीनियर मोशन की वजह से हम लोग खेल रहे हैं, फोर्स की वजह से, तो 1/2 इंटू पी स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला ये लिखिएगा रेजिलेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार पूछता है। रेजिलेंस, RESILIENCE, रेजिलेंस, इसको लिखिएगा। इट इज द एबिलिटी ऑफ, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी, to absorb energy in the elastic region, in the elastic region when it is strained, when it is strained। हमको क्या है कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखे थे हम लोग, यही था ना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व।
यहाँ पर एक पॉइंट हम बोले थे ए और यहाँ पर एक पॉइंट बोले थे बी। ए को बोले थे प्रोपोर्शनल लिमिट, क्या बोले थे, और बी को क्या बोले थे, इलास्टिक लिमिट। तो यानी कि ये मटेरियल को जैसे हम लोग खींचेंगे तो यहाँ तक आएगा फ्रैक्चर पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो एनर्जी क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी। वहां एक रेजिलेंस टर्म दे रहा है, यानी कि कहां तक, इलास्टिक कांस्टेंट तक, यानी कि इलास्टिसिटी जहां तक रहेगी। नहीं, क्या लिखा है हम लोग कि मटेरियल का एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द एनर्जी अप टू द इलास्टिक रीजन, नहीं इलास्टिक रीजन तक, यानी कि यहां से यहां तक जो होगा उतना ही एनर्जी हमारा क्या कहलाएगा, रेजिलेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रखना है, दोनों डेफिनेशन, एक तो हम लोग क्या ये पढ़े स्ट्रेन एनर्जी, एक रेजिलेंस। रेजिलेंस भी क्या है, एनर्जी ही है, स्ट्रेन एनर्जी ही है, कहां तक, तो इलास्टिक रीजन तक, मतलब जो है कितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो स्ट्रेन एनर्जी ही है, तो ये U 1/2 इंटू P इंटू डेल्टा, ये हमारा इधर स्ट्रेन था, तो यानी कि इधर चेंज इन लेंथ के बारे में बात हो रही है, नहीं, और ये वाला स्ट्रेस था, यानी कि जो है स्ट्रेस क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, और इधर चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन था। अगर यूनिट लेंथ की बात करें तो डेल्टा एल ही बचेगा मेरे पास, और यूनिट स्ट्रेस की अगर बात करें तो क्या बचेगा, हमारा फोर्स की जगह भी पी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी, यानी कि ये हाइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी, तो ये एरिया क्या देता है, हाफ इंटू पी इंटू डेल। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या है, ये इट इज द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट। तो ये भी डेफिनेशन पूछ सकता है, ये भी डेफिनेशन पूछ सकता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि इट इज एन एरिया क्या है, अंडर द कर्व ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, अप टू कहां तक, इलास्टिक लिमिट। तो रेजिलेंस जो है हम लोग यहां तक निकालेंगे, ठीक है। ये लिखना है, नहीं छापना है तो छोड़ दो, या नहीं तो रखना है, लेकिन ये दोनों डेफिनेशन पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगला लिखना प्रूफ रेजिलेंस, अगला लिखना प्रूफ रेजिलेंस, आगे क्या लगा देंगे, प्रूफ रेजिलेंस। प्रूफ रेजिलेंस, ये सब डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी बिहार में जितना भी इंजीनियरिंग एग्जाम होता है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। बीपीएससी में पूछ दिया है, क्या देता है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, तो इसमें तो डेफिनेशन है, इसमें पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। इट इज लिखना मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ मटेरियल, मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्बिंग, maximum energy absorbing capacity of material, capacity of material in the elastic region is called proof resilience, is called proof resilience। यानी कि देखो रेजिलेंस क्या था, इलास्टिक लिमिट तक कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है ना, तो मैक्सिमम कितना ले सकता है, मतलब जो है मैक्सिमम क्या, कुछ ही पॉइंट के बाद वो चेंज हो जाएगा नेचर, है ना। तो मैक्सिमम यहां तक, मतलब जो है ये लिमिट जैसे ही क्रॉस कर जाएगा तो उससे पहले का वैल्यू हमको मैक्सिमम वैल्यू देगा, नहीं, तो वो मैक्सिमम लिमिट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रूफ रेजिलेंस। प्रूफ रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस के बाद जो एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी तो वो मतलब क्या चला जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी के केस में चला जाएगा, नहीं। तो ये दोनों डेफिनेशन याद रखना है कि मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अप टू इलास्टिक लिमिट, वो हमारा प्रूफ रेजिलेंस है, और एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अप टू इलास्टिक लिमिट, मैक्सिमम खाली वर्ड नहीं लगाना है, तो वो क्या होगा, रेजिलेंस। ये दोनों चीज ध्यान में रहेगा ना, ये डायरेक्ट ऑप्शन पूछता है, हम बीपीएससी क्वेश्चन लेके आएंगे, देखिएगा डायरेक्ट पूछेगा, और यहाँ इस बुक में ढेर सारा क्वेश्चन उस पे दिया हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन याद करके जाना है, रेजिलेंस वाला 110% आना ही आना, लिख के देते हैं। अगला एक लिखना मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इज इक्वल टू होता है प्रूफ रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, क्या, वॉल्यूम ऑफ सैंपल लिख दो, मटेरियल का लिखो, जो सैंपल लोगे उसके ना,
देखो प्रूफ रेजिलेंस इज इक्वल टू क्या होता है, नहीं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, रेजिलेंस इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ई, क्या होता है ये याद रखना फॉर्मूला, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इज इक्वल टू सिग्मा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2e। इसको हम लोग प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं, नहीं प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम। डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। हम ये हम लिखा दिए, किसी भी टर्म में पूछ सकता है आपको घुमाने के लिए, नहीं इसको देखते हुए ध्यान में रखना है। ये सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2e कैसे आया, लिख लिया ना। देखिए एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, हाफ इनटू p इनटू डेल, p का स्क्वायर इनटू l डिवाइडेड बाय a इनटू e। u इज इक्वल टू 1/2 इनटू p का स्क्वायर, और l लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर एक l और नीचे भी एक l इनटू a एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, कट जाएगा, इनटू e लिख सकते हैं ना। अब अगर इसको हम लोग लिखें u इज इक्वल टू 1/2, नहीं इसको उल्टा करो, u इज इक्वल टू 1/2 इंटू p का स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर l इंटू a लिख सकते हैं, और नीचे a इंटू a लिख सकते हैं, a के इधर बढ़ाए थे तो एक कटने के लिए, इंटू e लिख सकते हैं। u इज इक्वल टू 1/2, p को स्क्वायर a को स्क्वायर कर सकते हैं, और l इंटू a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय e बच जाएगा, नहीं। अब u इज इक्वल टू स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि ये क्या हो जाएगा सिग्मा का स्क्वायर इनटू ये क्या वॉल्यूम डिवाइडेड बाय e। इस वॉल्यूम को इधर अगर हम लोग डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, u डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय e। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, तो 1/2 इनटू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय e आया ना। एसएससी 12 और 2013-14 का पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 121, ये 122 यही अभी पढ़ा था, पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है 131, ये होगा इसमें ए और डी दोनों ऑप्शन सही है। हाँ इससे भी इससे नहीं है, इसमें कौन सा टिक लगाना है, तो ये लगाइएगा तो ऑपरेशन मिल जाएगा, ठीक है। गलती है
दोनों ही स्ट्रेन है। उसके बाद 127 यहाँ पे इसका टेल का कुछ और बोला है, डिटोनेटर वही होता है। वो तो डी ऑप्शन फाइनल आंसर हो जाएगा, डिटोनेटर नहीं है वही अच्छी है। ये 123 127 127 ये तो एक जैसा है, दोनों एक जैसा ही सवाल है। हाँ दोनों एक ही जैसा सवाल। थोड़ा सा एक टूटा वगैरह तो सेम ही चीज़ पूछता है हमेशा, बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है। इसको कहाँ तक आप लोगों ने अपने से कुछ नहीं बनाया, बनाना भी है तब हम खाली बता सकते हैं। हम लोग सर तो हम ब्रेक पढ़ रहे थे, हाँ ब्रेक पढ़ रहे थे अपने। अच्छा, नहीं तो जो चैप्टर चल रहा है उसको पहले कंटिन्यू कीजिए, बेटर रहेगा वो चीज़ मतलब जो है, क्योंकि वो जब हम पढ़ाएंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनाएंगे बताएंगे तो वो अपने आप मतलब जो है बनने लगेगा। 50% फिर आप सीखिएगा, और अभी जो चीज़ कर रहे हैं इसको कंप्लीट कर लेंगे, एक सप्ताह में खत्म हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिखना थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नीतीश सर कब से ज्वाइन करेगा? पता नहीं, वो तो बोला था कि हम आएंगे, लेकिन शायद घर में है अभी ना, क्या कल से देखो कॉलेज आता है तो आप बोलिएगा। आज उसका जन्मदिन था। हाँ देखे थे लेकिन हम कहाँ भी चीज़ कर पाए। थर्मल मतलब क्या होता है, हीट के वजह से जो उसमें स्ट्रेस चेंज मतलब जो है होगा जनरेट, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, थर्मल स्ट्रेस, यानी कि थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। देखिए ये एक मटेरियल है, थर्मल कहने का मतलब क्या है, इसमें टेम्परेचर होगा नहीं, टेम्परेचर होगा तभी मतलब इसमें चेंज होगा। दूसरा कि इस मटेरियल टेम्परेचर को टी, और दूसरा कि इस मटेरियल में जो है इलास्टिक क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होगा, है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होगा, जो ई, इसका डायमेंशन होगा कुछ नहीं, डायमेंशन भी होगा। तो किस किस चीज पे चेंज करे मतलब जो है डिपेंड करेगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इसका मतलब जो है डायमेंशन बढ़ने लगेगा। तो डायमेंशन अगर बढ़ेगा, मान लेते हैं कि यहाँ से और यहाँ से आप मतलब जो है क्या करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं, फिक्स करेंगे तो टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा ये डायमेंशन बढ़ाना चाहेगा तो ये दोनों तो रोक के रखेगा, रोकेगा तो फोर्स ही लगेगा एक तरह से, फिर क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा, फ्री रहेगा तो स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। दूसरा कि टेम्परेचर घट गया तो वो अपने आप में क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, सिकुड़ेगा मतलब जो है, तो उस केस में ये खिंचाना चाहेगा तो ये खींचने नहीं देगा, तो टेंसाइल फोर्स लगने लगेगा, है या नहीं है। तो उसके वजह से स्ट्रेस जनरेट होगा, और स्ट्रेस जनरेट होगा अगर तो मतलब जो है टेम्परेचर की वजह से डायमेंशन चेंज हो रहा है, तो यानी कि स्ट्रेन भी जनरेट होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है कि थर्मल स्ट्रेस ई अल्फा टी होता है, क्या होता है, ई अल्फा टी के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है टेम्परेचर सिग्मा, ये क्या है हमारा, सिग्मा टी क्या है, थर्मल स्ट्रेस, ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये तो पता है, टी क्या है, ये चेंज इन टेम्परेचर लिखना, ठीक है, क्या चेंज इन टेम्परेचर, तब ना फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि ये क्या है, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद यहां बच रहा है क्या, अल्फा, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, ये आता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर के वजह से जो कोफिशिएंट जनरेट होगा उसको हम लोग थर्मल
कोफिशिएंट लेंगे, ठीक है। अब हमारा स्ट्रेन की बात आती है, क्या होता है स्ट्रेन, यहां तक लिख लिया। ये थर्मल स्ट्रेस था, ये था हमारा क्या स्ट्रेस सिग्मा टी। देखिए यही पूछेगा डायरेक्ट, कुछ लंबा चौड़ा नहीं पूछने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जेई के लेवल का एग्जाम हो रहा है, सिर्फ उसको मतलब कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जो लोग बड़का बड़का कोचिंग में जाकर के टाइम खराब होगा, उसको ढेर सारा लंबा चौड़ा पढ़ा देगा, जो चीज बेसिक है वो उस पर फोकस नहीं होगा, ठीक है, तो वो सब नहीं करना है। लेकिन ये दोनों बुक बनाएंगे तभी रिजल्ट होगा, और नहीं बनाएंगे तो रिजल्ट कम चांसेस है। क्यों कि 25% मतलब जो है 25 नंबर तो वो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उस पर दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग पहले से तैयारी वारी कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए मतलब जो आपको ये दोनों बुक बना जाना है, रिजल्ट हो जाएगा आपका एकदम 110%, ठीक है। गुप्ता एंड खुरमी। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन, ठीक है, थर्मल स्ट्रेन। ये थर्मल स्ट्रेन जो होगा ये क्या होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एल, और ये चेंज इन लेंथ जो होगा टेम्परेचर के वजह से, ये चेंज डेल्टा एल जो होगा ये क्या होगा, एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर। क्या होगा, एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर। तो यहाँ पर एल डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना होगा, एल अल्फा डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर यहां पर पुट करेंगे तो हमको क्या आएगा, एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल, एल एल कट जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, ये हो जाएगा हमारा क्या, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, थर्मल स्ट्रेन, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, थर्मल स्ट्रेन। नोट करके लिखिएगा, नोट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर स्टील एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर कंक्रीट आपस में क्या होता है, बराबर होता है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और ये कितने के बराबर होता है, 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखना है। अगला कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर एल्यूमिनियम इससे बड़ा होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर ब्रास, ये हो जाएगा, इससे छोटा होता है ब्रास का, और उसके बाद होता है ABC थर्मल एक्सपेंशन फॉर कॉपर, और उससे भी छोटा होता है किसका, स्टील का, स्टील का, ठीक है। ये ऑर्डर इसलिए लिखा रहे हैं कि ये पूछता है, जो मटेरियल दे देगा किसका अधिक होगा किसका कम, याद हो जाएगा ABC करके, क्या हुआ, याद हो जाएगा सर ABC। हाँ, ये याद कैसे रखना वो हम ठीक भी बता रहे हैं, क्या रखना है, ये ध्यान में रखना है, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर और स्टील, यानी कि A बड़ा है, B से बड़ा है, C से बड़ा है, S से, ABCS नहीं, एल्यूमिनियम का सबसे अधिक, उसके बाद ब्रास का, उसके बाद कॉपर का, और उसके बाद स्टील का। अगर इतना याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत पूछेगा, तो एक और इतना ही से पूछेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इतना पार्ट को याद रखना है आपको, ठीक है, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। ये सब का नोट अच्छे से बना लेना है। अब ये टॉपिक लगभग खत्म होने जा रहा है। अगला एक लिखिएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंडर ट्राई एक्सियल लोडिंग,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंडर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंडर ट्राइएक्सियल लोडिंग। ट्राइएक्सियल कहने का मतलब क्या, तीनों डायरेक्शन में अगर लोड लग रहा है तो उस केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा। तो तीनों डायरेक्शन के लिए क्या 3D ऑब्जेक्ट होगा, नहीं, एक तो हमारा इधर x इधर और इधर z, x इधर या y लेंगे, या 3D पैनल बना रहे हैं तो z एक्सिस ऊपर रहता है, ठीक है, z एक्सिस ऊपर रहता है, ये होगा। तो अगर कोई फोर्स लगा करके x एक्सिस की ओर खींचेंगे तो स्ट्रेस जो जनरेट होगा क्या होगा, x एक्सिस की ओर स्ट्रेस जनरेट होगा, नहीं, ये कैसे बना रहे हैं, गलत कर दिया ना। पहले ट्रायंगल ये ऐसे बनाना है, स्क्वायर बनाइए, मेरी तरफ देख लीजिए कैसे बनाना है। ये नाम हेडिंग को लिखिए, बना दें, हाँ क्यों बना दें, हाँ, पहले मतलब क्या बनाइए, स्क्वायर बनाइए, ठीक है, फिर आधा में ले जाकर के दूसरा स्क्वायर और बनाइए, ठीक है, और सब कॉर्नर को मिला दीजिए। हम नीचे से बना दिए इसलिए बना हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये है जनरली, इसको हम लोग x एक्सिस, इसको y एक्सिस, और 3D में इसको हम लोग z एक्सिस लेते हैं। तो अगर फोर्स लगा करके x की ओर खींचेगा तो इधर एक स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है ना, तो उस स्ट्रेस को हम लोग क्या लिख रहे हैं, सिग्मा x, यानी कि स्ट्रेस इन टुवर्ड्स x एक्सिस, नहीं, x एक्सिस, y की ओर अगर फोर्स लगेगा तो क्या होगा, सिग्मा y, एक ही बार में चारों तरफ फोर्स मतलब जो है लगाना है, उसको ट्राइएक्सियल लोडिंग कहते हैं, हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो सिग्मा y, और ये स्ट्रेस टुवर्ड्स किधर है, y एक्सिस, अगर z की ओर होगा तो सिग्मा z, और जो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रेस टुवर्ड्स z एक्सिस। और हो सकता है कि स्ट्रेन हमारा जनरेट हो x एक्सिस की ओर, नहीं, स्ट्रेन अगर मान लेते फोर्स लगेगा तो हमारा जो है x एक्सिस की ओर क्या लगेगा, स्ट्रेन जनरेट होगा, नहीं, सिग्मा x, तो ये स्ट्रेन टुवर्ड्स क्या है, स्ट्रेन टुवर्ड्स x एक्सिस। इसी तरह से स्ट्रेन टुवर्ड्स क्या, y एक्सिस, और उसी तरीके से स्ट्रेन टुवर्ड्स यही होगा, स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेन जनरेट होना ही होना है। अब होता है क्या कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग सिग्मा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा भी से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या कहेंगे, सिग्मा भी से, और तीनों स्ट्रेन को आपस में ऐड कर देंगे, सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, स्ट्रेन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, और स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। तो अगर हम लोग को स्ट्रेन बचा लेना हो तो सिग्मा डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू क्या, स्ट्रेन, है ना। तो इसको हम लोग स्ट्रेन के अगर स्ट्रेस के फॉर्मेट में लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई ई प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई जेड बाई ई 1 माइनस 2 म्यू। ये इसलिए कि हम बाद में बताएंगे ये क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग एक्सिस में अलग, इसके जस्ट बाद हम बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा भारी है, कुछ नहीं, ये सब याद रखना नहीं है, हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हमको क्या निकलेगा, ये वाला, या इसको लिख सकते हैं सिग्मा भी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ई 1 माइनस 2 म्यू, लिख सकते हैं ना, 1 माइनस 2 म्यू लिख सकते हैं। तो ये तो क्या था कि अलग अलग फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में अगर लगे तो अलग अलग स्ट्रेस जनरेट होगा, है ना।
नहीं, तब ना सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड होगा। लेकिन अगर तीनों डायरेक्शन से तीनों प्लेन पर सेम फोर्स लगे तो सेम ये सब चीज जनरेट होगा ना रे? नहीं, सेम जनरेट होगा तो ये सिग्मा एक्स सिग्मा 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 नहीं, सिग्मा एक्स सिग्मा 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 हो जाएगा। तो उसको हम लोग हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग बोलेंगे। हाइड्रोस्टेटिक माने क्या है, कोई चीज अगर पानी में डुबाओगे, वाटर में डुबाओगे तो वाटर दोनों तरफ चारों तरफ से सेम फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ से ज्यादा एक तरफ कम, तो यूनिफॉर्म फोर्स लगा। यूनिफॉर्म फोर्स लगा तो उस समय मतलब क्या होगा, तीनों आपस में ऐड हो जाएगा। तो फोर हाइड्रो स्टैटिक लोडिंग क्या हो जाएगा, तीनों आपस में ऐड होकर के सिग्मा v इक्वल टू 3 सिग्मा डिवाइडेड बाई ई 1 माइनस 2 म्यू 1 माइनस 2 म्यू। ये फॉर्मूला याद रखना है। कल एक क्वेश्चन था हम लोगों का नहीं बना था, 54 या 55 नंबर क्वेश्चन इसी पे था, 3 सिग्मा वाला। ठीक है, तो ये इतना पढ़ने के बाद कुछ याद नहीं रखना है, ये वाला खाली फॉर्मूला याद रखना है और ये वाला फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, बाकी की चीज जो पढ़ाए हमने सब तो वो खाली दिखाने के लिए हम पढ़ाए। ठीक है, उसको मतलब जो है याद नहीं रखना, वो क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। पूछेगा तो कौन सा पूछेगा, ये पूछेगा या ये पूछेगा या ये पूछेगा। ठीक है, ये तो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। आई थिंक ये हो गया। अब देखो लिखना ट्राई एक्सियल लोडिंग ऑन रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइप। ठीक है, ट्राई एक्सियल लोडिंग फॉर रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइप। ठीक है, पैरेललो पाइप लिख लिया। रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड कहने का मतलब क्या है कि अब इस तरीके का हमारा होगा, वो स्क्वायर टाइप का नहीं होकर के माचिस का बॉक्स देखा ना, वही बना लेना। ठीक है, इधर ये होता है एक्स, ये होता है वाई और ये होता है क्या, जेड। ठीक है, अगर हमको डायरेक्ट जो है स्ट्रेस दिया हुआ रहे, ठीक है, क्या दिया हुआ रहे, स्ट्रेस दिया हुआ रहे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे देखिए स्ट्रेन लिखना है किसके तरफ, एक्स के तरफ अगर लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रेन टुवर्ड्स एक्स। फॉर्मूला कैसे लिख रहे हैं, देखो डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। ठीक है, फॉर्मूला पे ध्यान देना, ई एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, अब क्या है कि दूसरे तरफ y और z, देखो ऐसे अगर फोर्स लगाते हैं इधर ना तो चारों तरफ चेंज होता है डायमेंशन, नहीं तो y की तरफ भी चेंज होगा और z की तरफ भी चेंज होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि x की तरफ लगाएंगे तो दूसरा डायमेंशन घटेगा, माइनस म्यू इंटू सिग्मा y डिवाइडेड बाई ई माइनस म्यू इंटू z डिवाइडेड बाई ई। याद रखना है कि यहाँ x तो x वाला को डिवाइड करेंगे, बाकी सबको माइनस कर देंगे म्यू से मल्टीप्लाई करके। इसी तरीके से सिमिलर अगर y के तरफ लिखना हो तो क्या करेंगे, सिग्मा y बाई ई क्या माइनस, अब कौन कौन बच जा रहा है, सिग्मा एक्स बाई म्यू सिग्मा एक्स बाई z डिवाइडेड बाई ई y z, फिर म्यू, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x डिवाइडेड बाई ई। उसी तरीके से अगर सिग्मा z लिखना है तो क्या करेंगे, सिग्मा जेड बाई z डिवाइडेड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा x डिवाइडेड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला कभी कभी पूछता है, लेकिन तुम लोगों को कमी चांस है, लेकिन ये ध्यान रखना है। और ये आप तो लिखने सीख गए ना कैसे लिखना है, ठीक है ना। टीचर में यही आपका डिफरेंस होता है कि टीचर जो बता देता है तो वो याद करने का एक तरीका मिल जाता है, नहीं तो किताब में सब रखा होगा, है ना।
हो गया। हाँ अब लिख लेंगे क्वेश्चन, इसको कैसे याद करना है। x था तो x को, y था तो y को, z था तो बाकी सब में म्यू से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, बस ध्यान में रह जाएगा ना। थोड़ा लंबा रहता है बट ये सबको ट्रिक से इसे ही याद रखना है, ठीक है। अगला लिखिएगा, ये खाली फॉर्मूला लिखा देते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ सिलिंड्रिकल बार, क्या लिखना है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर सिलिंड्रिकल बार। सिलिंड्रिकल बार इस तरीके से सिलेंडर टाइप का होगा, बनाते हैं यार, वीडियो बन गया, ठीक है। ये जो है क्या होगा, डायमीटर होगा और क्या होगा, लेंथ होगा, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक ये क्या लिखना है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो ये होगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 इंटू डायमेट्रिक स्ट्रेन, मेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। ये याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 इंटू डायमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। वो जो हम बताए थे आइसोट्रोपिक, इलास्टोट्रोपिक, ये सब मतलब जो है, ठीक है ना। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है क्या कि सारे डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज सेम होना चाहिए, एक्स वाई जेड जिधर भी डायरेक्शन हो प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, तो आइसोट्रोपिक। होमोजेनियस का मतलब होता है कि इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वन डायरेक्शन में सेम होना चाहिए। अगर एक्स की ओर जा रहे हैं तो सेम होना चाहिए, वाई की ओर होना चाहिए तो उधर सेम होना चाहिए, और जेड की ओर होना चाहिए तो सेम होना चाहिए, ठीक है। ऑर्थोट्रोपिक का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है उसका डायरेक्शन ये क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज सेम नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इधर जाएंगे और उसके परपेंडिकुलर में जाएंगे तो सेम प्रॉपर्टीज नहीं होगा। ये तीनों याद रखना है। और ये फॉर्मूला लिखा IO A 2 9 21, ठीक है। ये क्वेश्चन एक पूछेगा, ठीक है। ये सब चीज खोज के निकालना पड़ता है कि कौन चीज कहाँ से पूछेगा, ढेर सारा चीज है ना, कहाँ पर फोकस कर सकता है उस चीज पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर तक रहने देते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब तक आप लोग क्या कीजिए कि इससे क्वेश्चन को, इससे या इससे क्वेश्चन को बनाइए। जब पहले इसको करते हैं, हाँ, फुर्मी का क्वेश्चन खोज के कीजिए, ठीक है, पढ़ करके।